हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को एडिशन करेंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग जोड़ेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर को हमने जोड़ा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका कोई रिजल्टेंट आएगा वेक्टर आर। लेकिन हम जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे होंगे ये सेम काइंड के होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो वेक्टर ए होगा वही वेक्टर बी होगा और दोनों के जोड़ने के बाद वही क्वालिटी यहां पे आने वाली है। यानी मान लीजिए कोई फोर्स है तो ये भी कोई फोर्स है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कोई फोर्स ही आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जिन दो वेक्टर्स को हम जोड़ने जा रहे हैं वो दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। यानी अगर हम फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो भी फोर्स होगा। उसी तरह अगर हम किसी मोमेंटम को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो भी मोमेंटम होने वाला है। दूसरी चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर में देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है। एडिशन का रूल हमको पता है, वही चीज सब्सट्रैक्शन में होता है। हम लोग सब्सट्रैक्शन को एक्सक्लूसिव नहीं पढ़ते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए कोई हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये सेम इसी ट्रिक पे काम करता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तीसरी चीज जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स सेम इसका उल्टा प्रोसेस। यानी वहां पे हम लोग जो वेक्टर होगा, एक वेक्टर, उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। यानी ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। यानी यहां पे हमने ए और बी को जोड़ा तो हमको रिजल्टेंट आर मिला। उसी तरह हम लोग वहां पे आर को दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, वो कहलाएगा रिजोल्यूशन। यानी ये एक्सक्लूसिव है, ये स्केलर्स में नहीं होता। स्केलर्स में एडिशन होता है, स्केलर्स में सब्सट्रैक्शन होता है, लेकिन स्केलर्स में रिजोल्यूशन नहीं होता। चौथी चीज जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे दो तरह के होंगे, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होगा डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये दोनों ऑपरेशंस भी हम लोग आगे देखेंगे। ये भी स्केलर्स में होता है, प्रोडक्ट भी होता है स्केलर्स में। अब आते हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर। क्या हम वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? कोई वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? या किसी स्केलर को किसी वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? किसी स्केलर को किसी वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट डिफाइंड इन वेक्टर। यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है, कोई वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करना, ऐसा मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है 1/s इंटू एफ वेक्टर। यानी ये कोई फ्रैक्शन होगा, नीचे कोई नंबर होगा और ये फ्रैक्शन आ जाएगा। मान लीजिए ये 1/4 है एफ वेक्टर, ये हो जाएगा 0.25 एफ वेक्टर। ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये और ये पॉसिबल नहीं है। एक एक करके हम लोग सब ऑपरेशंस को देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे करते हैं? ट्राइंगल रूल है, पॉलीगन रूल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल रूल यूज क्यों होता है? दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लोग ट्रायंगल रूल का यूज करते हैं। टू ऐड टू वेक्टर्स वी यूज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग ट्रायंगल रूल का यूज करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं।
arrange both the vectors in such a way that tail of one coincide with the head of other। पहले देख लेते हैं, ये कोई वेक्टर है A, ये कोई वेक्टर है B, इन दोनों को हमको ट्रायंगल रूल से ऐड करना है। स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, अरेंज बोथ द वेक्टर्स इन सच ए वे दैट टेल ऑफ वन कोइंसाइड विद द हेड ऑफ अदर, यानी वेक्टर्स को हमको इस तरह से सजाना है कि एक का हेड दूसरे के टेल पे आ जाए, यानी इसका टेल इसके हेड पे आ जाए या इसका हेड इसके टेल पे आ जाए। इस तरह से हमको वेक्टर्स को अरेंज करना है। सो इसको डिस्प्लेस करके अगर हम अरेंज करना चाहें तो ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। सो हम वेक्टर्स को ये डिस्प्लेस करना चाहें तो डिस्प्लेस करके यहां पे ऐड कर सकते हैं, यानी ये वेक्टर हमारा बी था और इसको हमने डिस्प्लेस किया और यहां पे लाके लगा दिया, ये वेक्टर ए। सो वेक्टर ए और बी को हमने अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज हुए हैं देखिए, ये वेक्टर बी का हेड है, ये हेड, और ये वेक्टर ए का टेल है। अब वेक्टर स्टेटमेंट के हिसाब से अरेंज हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कीजिए कि एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो जाए, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो रहा है। अब इनके क्लोजिंग साइड, जो तीसरी साइड बचेगी, उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, उनको मिला देना है क्लोजिंग साइड। ये क्लोजिंग साइड मिली और ये कैसे जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इनके उल्टा डायरेक्शन देना है हमको वहां पे, यानी ये डायरेक्शन जो हम देंगे वो क्लॉकवाइज में देंगे। अब ये लाइन इन दोनों की रिजल्टेंट हो गई, यानी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर represents magnitude and direction of both the vectors। यानी जो इसकी क्लोजिंग साइड है, अगर उसका एरो हम अपोजिट साइड में लगा दें तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा। यानी ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो इसको ऐसे आना चाहिए था, इसको एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, बट हमने क्या किया, तीर के निशान को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ। उसी तरह एक कोई यहां पे ट्रायंगल रखी हुई है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। सो अगर मैं पूछूं यहां पे कौन सा इसका रिजल्टेंट है और कौन सा वेक्टर ऐड हो रहा है, तो जो सेम ऑर्डर में जा रहे होंगे, जो दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में जा रहे होंगे वो ऐड हो रहे होंगे, और जो तीसरी साइड होगी जो अपोजिट ऑर्डर में एरो होगा वो इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। सो मान लीजिए ये वेक्टर कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में और ये क्लॉकवाइज में। सो ये जो C है, वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B हम लोग लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट हमने क्या किया, एरो का निशान को रिवर्स कर दिया। सो ट्रायंगल रूल में ये काम करते हैं हम लोग। एंगल निकालने के लिए हम लोग वेक्टर्स को कैसे रख रहे थे, एंगल निकालने के लिए हमारा रूल ये था कि हम वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते थे कि या तो उसका टेल से टेल मिल जाए या टिप से टिप मिल जाए, यानी हेड से हेड मिल जाए। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक का हेड दूसरे के टेल से मिला रहे हैं हम लोग, यानी एंगल फाइंड करने के तरीके के उल्टा तरीका है ये। सो अब आते हैं हम लोग पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम रूल है उसमें, बस उसमें दो नहीं, दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे होंगे। सो एक नजर उस पर भी डालते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फिजिक्स में डेफिनेशन वगैरह नाम की, स्टेटमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती,
अंडरस्टैंड करना रहता है। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए, तो चीज़ों को आप खुद से लिख सकते हैं। तो जो मैंने वो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ट्रायंगल रूल का, उसको याद करने रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे काम करना है, कैसे हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, वो तरीका सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पॉलीगॉन रूल में सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने ट्रायंगल रूल में अप्लाई किए थे। मान लीजिए इसमें क्या होंगे, इसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे होंगे। सो इसमें देखते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है सी, ये कोई वेक्टर है डी, और हमको इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है हमको। सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगा के हम इन सबको ऐड करेंगे। सो ये है हमारा ए, ये वेक्टर, ये है हमारा बी, यानी हमने सबको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगाया, इसको यहां से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगा के यहां पे, इसको यहां से लाके यहां पे लगा दिया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन यूज हुआ। सी, ये वेक्टर सी, डी, सो डी है ऐसे, यानी ए बी सी डी चारों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। सो हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगाई और इन चारों वेक्टर्स को जैसे रखे हुए थे वैसे हमने इनको अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, इसका हेड बी का टेल, फिर बी का हेड सी का टेल, फिर सी का हेड और डी का टेल। सेम रूल अप्लाई हुआ, यानी हेड ऑफ वन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर। इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। सो इसमें भी रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग साइड देखेंगे। सो क्लोजिंग साइड ये दिख रही है हमको, ये है हमको क्लोजिंग साइड। सो क्लोजिंग साइड ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। सो एक्चुअली इसको कैसे आना चाहिए था, ऐसे, बट रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसके उल्टे डायरेक्शन में एरो मारेंगे, इसको उल्टे डायरेक्शन में। अब ये क्या कहलाएगा, इसका वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। सो ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। ये है पॉलीगॉन रूल, ये पॉलीगॉन रूल। हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं, एक बार चेक करते हैं। सो इन सब वेक्टर्स को हम भूल जा रहे हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स को ले रहे हैं हम लोग, ए और बी को। यानी यहां से ए और बी का रिजल्टेंट क्या देगा, ए का ये और ये पॉइंट है। सो इनका क्लोजिंग साइड ये देगा, ये इनका क्लोजिंग साइड। एरो क्या होगा, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आना चाहिए, तो हमने उल्टा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, हमने क्लॉकवाइज में डायरेक्शन मारा। ये क्या हुआ, इसका ए प्लस बी हो गया, यानी दोनों जुड़ गए। ये लाइन हो गई अब ए प्लस बी, इन वेक्टर्स का काम खत्म, ये वेक्टर्स ऐड हो गए यहां पे। अब ए प्लस बी और सी को जोड़ना है। सो इनका क्लोजिंग साइड देखिए, ए प्लस बी का एक पॉइंट कहां पे है, यहां पे, और सी का पॉइंट कहां पे है, ये। सो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, यानी ये पॉइंट आपकी मिली। और ये कैसे जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसका भी रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या मारेंगे, उल्टा, यानी ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आना चाहिए, हमने उल्टा मारा, यानी ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। सो ये लाइन क्या हो गई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये प्लस वेक्टर सी, यानी ये लाइन, इस लाइन, इन दोनों लाइंस का रिजल्टेंट दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये लाइन और इस लाइन को जोड़ना है हमको। सो इस लाइन का एक पॉइंट कहां पे है, यहां पे, और इस पॉइंट का एक, यहां पे ये पॉइंट, इस लाइन का ये पॉइंट यहां पे है। सो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इस लाइन और इस लाइन का क्लोजिंग साइड देगा। सो ये कैसे जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। सो इसमें भी रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो हेड लगा देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो कि इस वेक्टर का वैल्यू था, और ये डी ऐड कर रहे हैं हम लोग। सो वेक्टर डी, और इसी को हम बोल देते हैं रिजल्टेंट। सो हमने यहां से भी चेक किया, यानी ट्रायंगल रूल जो हमने अभी देखा था वो अभी भी वैलिड है। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये ट्रायंगल रूल का और पॉलीगॉन रूल का। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
then the diagonal of this parallelogram passing through their point of intersection represents resultant of two vectors in both magnitude and direction। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है, यानी मान लीजिए कोई वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है। ये क्या है? लेंथ। इस B का मैग्नीट्यूड और ये एरोहेड क्या है? इसका डायरेक्शन। इसी तरह ये लेंथ क्या है? A का मैग्नीट्यूड और ये एरोहेड क्या है? इसका डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पे ये दोनों वेक्टर्स मिलते हैं, वहां से जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल निकलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। ऐसे ये इसका रिजल्टेंट बताएगा, r इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये स्टेटमेंट है इसका। सो इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। पहले ये देखते हैं कि ये वेक्टर्स रखे कैसे हुए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। अभी हमने ट्रायंगल रूल में क्या पढ़ा? ट्रायंगल रूल में हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं? एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कराते हैं, यानी एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। यहां पे देखिए दोनों के टेल मिल रहे हैं, दोनों के टेल मिल रहा है यहां पे, और इनके बीच से निकलने वाला लाइन इन दोनों का रिजल्टेंट दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी ट्रायंगल छुपा हुआ है। ये लाइन जितनी है ये लाइन भी उतनी ही है, इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी। ये लाइन उतनी ही है जो ये लाइन है, इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी। लेंथ में भी सेम है, ये भी लेंथ में सेम है। तो अगर हम इसको भूल जाएं तो ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A होगा। ध्यान से देखिए, ये वेक्टर B का हेड और ये वेक्टर A का टेल। तो अगर ध्यान से देखें तो ये भी ट्रायंगल की तरह ही ऐड हो रहे होंगे। अगर आप वेक्टर्स को ट्रायंगल रूल से ऐड करें या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, रिजल्टेंट एक ही आएगा। डेरिवेशन शुरू करते हैं। A और B के बीच का एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा। जो एजम्पशंस हमने लिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AB is equal to vector A and BD is equal to vector B. Let theta be the angle between vector A and vector B. यानी हमने क्या एजम्पशन माना? मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB क्या दे रहा है? वेक्टर A, यानी AB इक्वल टू वेक्टर A, और BD क्या दे रहा है? वेक्टर B। और थीटा हमने माना है A और B के बीच का एंगल, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। इधर यहां पे ध्यान रहे, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है थीटा। इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये लाइन BD को एक्सटेंड करते हैं आगे। मान लेते हैं ये E है, E ये परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 है। हम लोग जो अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड from C on extended BD which meets at E। यानी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां से? C से, जो कहां मिलता है? BD के एक्सटेंडेड पार्ट पे, यानी जिस पार्ट पे मिलता है उसका नाम हमने क्या रखा? E। अगर ये A है तो ये भी A होगा। ये B है तो ये भी B होगा। अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू CE बाय DC, P बाई H। साइन थीटा क्या होता है? P बाई H। P हो गया CE, CE बाई DC।
CE बाई DC। सो CE कितना है हमारा, निकालना है हमको। DC कितना है, A। सो CE बाई A लिख सकते हैं, यानी ये DC का वैल्यू क्या है, A। सो हम लोग DC की जगह पे A लिख दे रहे हैं। सो अगर हम लोग A को इधर भेज दें तो CE इक्वल टू क्या निकला, CE इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी ये लेंथ हम लोगों को मिल गई, A साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा DE बाई DC, DE बाई DC। सो अगेन DC इज A, सो DE बाई A। इसको A को इधर करें हम लोग, सो DE इक्वल टू कितना निकला हमारा, A cos थीटा। ये रहा इक्वेशन 2। सो ये DE ये क्या निकला हमारा, A cos थीटा। इस ट्रायंगल में हमने P बाई एच लिया साइन थीटा के लिए और B बाई एच लिया cos थीटा के लिए। सो ये डिस्टेंस हमारा निकल गया A cos थीटा और ये निकल गया A साइन थीटा। अब आते हैं हम ट्रायंगल BCE में। इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE। सो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अगर कोई ट्रायंगल है, ये P है, B है, ये H है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो यही चीज यहां पे हुआ है। मान लीजिए ये B है, ये C है और ये E है। सो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो BC स्क्वायर, सो हमने लिखा है BC स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, EC स्क्वायर। सो BC ये क्या है, BC क्या है आपका R। सो इसको लिख देते हैं हम लोग R स्क्वायर। BE क्या है, BE को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस DE, यानी BE क्या है, यहां से यहां तक है BD और यहां से यहां तक DE और यहां से यहां तक क्या है BD। सो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE इज इक्वल टू BD प्लस DE लिख सकते हैं। यहां से यहां तक BD और यहां से यहां तक DE। सो BE को दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं BD प्लस DE। सो ये चीज हम यहां पे लिख रहे हैं BD प्लस DE, BD प्लस DE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू BD। BD कितना है, B। सो हम लोग लिख लेते हैं B प्लस DE कितना है, A cos थीटा। सो हम लोग लिख लेते हैं A cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस EC कितना है, EC A साइन थीटा। सो A साइन थीटा इसका भी स्क्वायर। यहां पे लिखता हूं मैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये A प्लस B पे तोड़ लेते हैं हम लोग, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस वो हो गया A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वहां से। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर हम A स्क्वायर कॉमन लें यहां से तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहां से मैंने क्या किया, A स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सो यहां से हम लोग R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू 1। ऑब्वियसली डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ आई राइट 1 ओवर हियर। सो 1 मैं नहीं लिखता हूं, A स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, A स्क्वायर ही होगा। सो इस टर्म को मैं 1 कर देता हूं, यहां पे कहीं साइड में लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां पे इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूं प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एक लाइन और आगे लिखेंगे हम लोग, R से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे आके इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सो ये निकल गया हमारा रिजल्टेंट, ये निकला हमारा रिजल्टेंट। इसका डायरेक्शन किधर है, ये जो रिजल्टेंट है ये किस डायरेक्शन में है, ये तो ना तो A के डायरेक्शन में है और ना B के डायरेक्शन में है।
सो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम किसी लाइन का रेफरेंस लेते हैं। सो मान लेते हैं कि ये जो बी लाइन है इससे जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा एंगल में ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है? थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल। सो अल्फा यहां पे हमने एक रेफरेंस के लिए मान लिया अल्फा। सो आप लिख लेंगे लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। सो ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए माना हुआ है कि बी से रेफरेंस देने के लिए कि ये लाइन बी से अल्फा एंगल बनाता है। सो इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE tan थीटा निकालिए। tan थीटा इज इक्वल टू CE बाय BE। tan थीटा क्या होता है? P बाई B। सो ये रहा P और ये रहा B। सो CE हो गया आपका परपेंडिकुलर और BE हो गया आपका बेस। सो BE को हम आगे क्या लिख सकते हैं? CE बाई BE को अभी हमने बताया, BE को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DE, यानी BD प्लस DE, BD प्लस DE। सो tan थीटा इज इक्वल टू CE हमारा कितना निकला था? A साइन थीटा, A साइन थीटा बाय BD कितना है? B प्लस DE कितना है? A cos थीटा। ये निकला हमारा tan थीटा एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A साइन थीटा बाय B प्लस A cos थीटा। ये हमारा निकला इसका डायरेक्शन। थीटा अल्फा कैसे निकालेंगे? ये सॉरी, ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। सो अल्फा हमारा निकला tan इनवर्स A साइन थीटा बाय B प्लस A cos थीटा। ये रिजल्टेंट और ये उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकला है? R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा स्क्वायर रूट। और tan अल्फा क्या निकला है हमारा? A साइन थीटा बाय B प्लस A cos थीटा। सो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। क्या मतलब हुआ? यानी cos थीटा का मान 1 हो जाए, यानी दो वेक्टर्स जो हम जोड़ने जा रहे हैं उनके बीच का एंगल अगर 0 हो तो जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो मैक्सिमम होगा। यानी जो दो वेक्टर ऐड करने जा रहे हैं वो वेक्टर A इधर है और वेक्टर B भी इसी लाइन में है कहीं, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तब अगर हम ये वैल्यू यहां पर रखें तो क्या होगा? R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 क्या होता है? 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 1। अब क्या हो गया? ये R इज इक्वल टू A प्लस B का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों वेक्टर्स को स्केलर की तरह जोड़ दीजिए। अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उनको सीधा स्केलर की तरह जोड़ दीजिए। दोनों को जैसे हम स्केलर में जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए और ये इनका मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट। सो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इसी तरह मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी cos थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। सो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? -1 मिनिमम वैल्यू होती है। और ये कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री हो। ठीक है, यानी जो वेक्टर ऐड हो रहे हैं एक तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी 180 का एंगल बना रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट एक्ट कर रहे हो। अगर ये वैल्यू यहां पर रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू -1, जो कि हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अंडर रूट। सो अगर इसको हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? A माइनस B का स्क्वायर अंडर रूट। सो अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दें दोनों, सो क्या बचेगा हमारा? R इज इक्वल टू A माइनस B।
ये रहेगा मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट। यानी अगर दो वेक्टर्स जिनको हमको ऐड करना है दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हो तो स्केलर्स की तरह उनको घटा दीजिए। अगर दो वेक्टर्स एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनको स्केलर्स की तरह ऐड कर दीजिए, और एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो यानी एक 180 का एंगल बनाते हुए जा रहे हो तो उनको स्केलर की तरह माइनस कर दीजिए। इससे क्या समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स है, मान लीजिए जो हमको ऐड करना है, दो वेक्टर्स हैं 4 न्यूटन और 8 न्यूटन, सो इनका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता और 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। यानी 4 न्यूटन और 8 न्यूटन को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, वो 12 न्यूटन है, और मिनिमम वैल्यू जो आ सकता है वो 4 न्यूटन है। इन दोनों के ना इनसे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है, इसके बीच में वेरी कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा ये? इनके बीच के एंगल पे, कि इनके बीच में क्या वैल्यू आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 1 फरवरी 2021 को एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में 12th का नया बैच शुरू हो रहा है, और 15 फरवरी 2021 से टारगेट बैच शुरू हो रहा है हमारा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एफएस एकेडमी ऑफ साइंस को ज्वाइन कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ विनिंग टीम। इफ यू वांट टू लर्न, enjoy and feel the concept of physics, do join FS Academy of Science. See you again with the next video lecture.